भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ब्रिटेन के जंगी जेट पर रूस के लेजर बीम से हमले ने अब एक नया युद्ध भड़का दिया है। ब्रिटेन के साथ फ्रांस ने भी अब पुतिन को शांति का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों से मिली धमकी ने अब प्रेसिडेंट पुतिन को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया है कि उन्होंने यूक्रेन पर सबसे भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के हमले इतने ज्यादा भयानक हैं कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में भी अब दहशत फैल गई है और पोलैंड ने रूस के खिलाफ अपने जंगी जेट तैनात कर दिए हैं। तो उधर दूसरी तरफ तुर्की पहुंचे ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने डबल झटका दे दिया है, क्योंकि ट्रंप के नए पीस प्लान से अब यूरोपीय देशों पर भी रूस के हमले का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन जलाने से जब अमेरिका नहीं रोक पाया तो क्या तुर्की रोक पाएगा? पुतिन से जब ट्रंप युद्ध समझौता नहीं करवा पाए तो क्या एर्दोआन करवा पाएंगे? रूस को जब नेटो नहीं डरा पाया तो क्या अकेले तुर्की मना पाएगा? ब्रिटेन पोलैंड से पहले पुतिन के टारगेट पर आया नेटो का तुर्की। इस वक्त रूस का सबसे बड़ा दुश्मन नेटो है, 32 देशों का वो सैन्य संगठन जिसका दादा अमेरिका है। इसी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ग्रुप का तुर्की मेंबर है। तुर्की अमेरिका का खास है। एर्दोआन ट्रंप के दोस्त कहे जाते हैं, लेकिन तुर्की में जिस तरह ज़ेलेंस्की को भाव दिया गया है, जिस तरह एर्दोआन ने यूक्रेन रूस के बीच समझौता करने का बीड़ा उठाया है, उससे पुतिन का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। एर्दोआन ने पुतिन से इस्तांबुल प्रोसेस को मानने की बात कह डाली है, जबकि रूस ने इस्तांबुल आने से ही साफ मना कर रखा है। Sürecinin daha kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz. तुर्की नेटो का 5वां पावरफुल सदस्य देश है, जिसने पुतिन को भड़काने की जुर्रत दिखाई है। तुर्की से पहले फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल देने का ऐलान किया। तुर्की से पहले पोलैंड ने रूस पर रेड लाइन पर हमले को लेकर आरोप लगाकर जंगी जेट तैनात किए। उससे पहले रोमानिया ने रूस बॉर्डर पर एयर पावर दिखाई है। रोमानिया से पहले जर्मनी ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेन को हथियार से लैस करने का ऐलान किया। एक एक कर नेटो सदस्य देश रूस पर हमले की कोशिश में जुटे हैं। जर्मनी ने बिना यूक्रेन को शामिल किए किसी भी शांति समझौते को बेमानी बता डाला है। जर्मनी ने फिर से यूक्रेन संप्रभुता कायम रखने की मांग भी कर दी है। Deswegen gilt natürlich auch für die Zukunft, das, was alle Verhandlungen über einen Waffenstillstand, über auch eine weitere friedliche Entwicklung der Ukraine angeht, das kann nur mit der Ukraine besprochen und verhandelt werden. Und da wird Europa einzubeziehen sein. Wir lesen hier vollständig von einem Blatt. Und ich möchte das nochmal sehr klar formulieren. Wir begrüßen jede Initiative, die ergriffen wird, um in einen Verhandlungsmodus zu kommen. Aber die erste Voraussetzung ist, dass Wladimir Putin seinen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet. जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़ेलेंस्की को देखना तक कबूल नहीं किया। ज़ेलेंस्की से पुतिन की आखिरी मुलाकात साल 2019 में हुई थी। जिन ज़ेलेंस्की की पुतिन ने हर जगह एंट्री बैन कर रखी है,
उन्हें यूरोपीय यूनियन शांति समझौते का सबसे बड़ा विलेन बताकर भी भड़का रहा है। Discussions should start with a ceasefire on the contact line that allow for negotiation on the question of territories, on the question of security guarantees. We have said that, the US have said that, President Trump has said that, and Ukrainians are ready for this. The only obstacle to such the ordered discussions so far is Vladimir Putin. यूरोपीय देशों में सबसे पहले जिसकी रूस से टक्कर के आसार बन गए हैं वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने रूस के एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूसी जहाज ने स्कॉटलैंड के उत्तर में उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ की है। पुतिन के जासूसी जहाज से लेजर अटैक का दावा भी ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने कह डाला है कि रूस के जासूसी जहाज ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के जंगी जेट के पायलट पर लेजर अटैक किया, जिससे पायलट रास्ता भटक गए। रूस के हमले के बाद ब्रिटेन ने रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और RAF के P-8 विमान समुद्री निगरानी में तैनात किए हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। पुतिन का वो प्लान जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि मिस्टर प्रेसिडेंट फिर से फुल फॉर्म में आ गए हैं। Ежегодное обследование. Это заняло мне почти 2 суток с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо. Но пройти такое обследование за минуту, это кажется... प्रेसिडेंट पुतिन की सालाना हेल्थ रिपोर्ट आ गई है। पुतिन पूरी तरह से फिट हैं। उन्होंने खुद के सेहतमंद होने का मैसेज किसे दिया है ये समझना मुश्किल है? कतई नहीं। पुतिन फिर से फॉर्म में आ गए हैं। पुतिन फिर से तबाही मचाने लगे हैं। पुतिन ने अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, सभी दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने नेटो के 32 देशों को टारगेट पर ले लिया है। पुतिन ने सुपर पावर ट्रंप को अपनी शर्तें बता दी है। रूस अब नेटो का सिरदर्द हमेशा के लिए मिटा कर रुकेगा। रूस फिलहाल पोलैंड प्लान होल्ड कर सकता है। रूस अभी जर्मन मोर्चे से रुख मोड़ सकता है, क्योंकि रूस को यूरोपीय देशों से पहले तुर्की को तोड़ना पड़ सकता है। पुतिन के रास्ते में जो भी आएगा उसकी खैर नहीं। पुतिन को यूक्रेन को सबक सिखाना है। पुतिन को ज़ेलेंस्की को सरेंडर करवाना है। पुतिन को यूक्रेन की जीती हुई जमीन चाहिए। पुतिन को अपनी शर्तों पर ही सीज फायर कराना है। उन्होंने अपने ये इरादे अमेरिका को बता रखे हैं। बावजूद इसके तुर्की अपना गुणागणित लगाकर पुतिन को शांति समझौते का एक नया ऑफर दे रहा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति के सामने ही ज़ेलेंस्की ने रूस पर बेगुनाहों की हत्या के आरोप लगा दिए हैं। Предметна і по ситуації в дипломатії. І зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись, немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди. जिस देश में रूस की सेना पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, जहां के राष्ट्रपति आरोपों को तसल्ली से सुन रहे हैं, क्या उन्हें रूस दोस्त मान ले? ये मुमकिन नहीं। पुतिन कितने खूंखार लीडर हैं, इसे समझना है तो यूक्रेन वॉर जोन के भयावह दृश्य देखिए। पुतिन से खौफ खाने की वजह इन तस्वीरों से साफ हो जाएगी। कोई पुतिन से क्यों न डरे, कोई भी पुतिन से क्यों न बचकर रहे। ये दृश्य देख रहे हैं, ये तबाही देख रहे हैं, ये रूस के हमले में जलता यूक्रेन है। ये आसमानी तस्वीर पुतिन के ताप का ट्रेलर है, जिसमें भस्म हो रहे हैं यूक्रेन के शहर दर शहर, जिसमें जल रहे हैं बहुमंजिला अपार्टमेंट। रूस ने यूक्रेन को सबसे भयानक हमलों से दहला दिया है। टेर्नोपिल शहर का कोई कोना सलामत नहीं बचा। टेर्नोपिल में रूस के खतरनाक हवाई हमलों में 26 लोग मारे गए हैं। टेर्नोपिल में रूसी हमलों के बाद एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने ड्रोन की बौछार कर रियाजान शहर में भारी तबाही मचाई है। इस बीच ट्रंप के पीस प्लान का सबसे अहम फॉर्मूला सामने आया है।
ट्रंप ने पुतिन को 28 सूत्रीय फॉर्मूले पर शांति समझौते पर सहमत करने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिसमें पुतिन को बम्पर ऑफर दिया गया है। ट्रंप के बयान शांति प्लान में पुतिन को पूर्वी डॉनबास पर कंट्रोल मिल सकता है, बदले में रूस को कुछ रेंटल फीस देनी होगी। द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि कीव का डोनबास के उन इलाकों पर कानूनी मालिकाना हक पहले की तरह बना रहेगा। अगर पुतिन तैयार हुए तो यूक्रेनी सेना डॉनबास के बाकी बचे बिना कब्जे वाले इलाकों को खाली करवाएगी और उन्हें डीमिलिटराइज जोन में बदल देंगे। इसके बदले में रूस जापोरेजिया और खेरसॉन में यूक्रेन का कब्जा मान लेगा। ट्रंप की नई शर्त में यूक्रेन को अपनी सेना कम करनी होगी, साथ ही पश्चिमी देशों से हथियारों को लेना बंद करना होगा और इतना ही नहीं, यूक्रेन को सभी विदेशी सैनिकों को बाहर निकालना होगा। यूक्रेन के संविधान के तहत किसी भी इलाके का ट्रांसफर रेफरेंडम से नहीं हो सकता, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन जेलेंस्की के बीच लीज एग्रीमेंट का तरीका खोज निकाला है। मगर इस प्लान को पुतिन कितना भाव देते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है। पुतिन मान भी गए तो क्या जेलेंस्की इन शर्तों पर समझौता करेंगे? इसकी गुंजाइश कम ही है, क्योंकि डॉनबास रीजन में डोनेस्क और लुहांस्क जैसे सामरिक सूबे आते हैं। डोनबास को यूक्रेन के कलेजे का टुकड़ा कहा जाता है। अगर वही पुतिन ने काट कर अपने पास ले लिया तो यूक्रेन कहीं का नहीं रहेगा। एक बात ये भी अहम है कि अगर जेलेंस्की ट्रंप की नहीं मानते तो फिर उनके साथ बचेगा कौन? यूक्रेन को आखिर बचाएगा कौन? यूरोप के कितने देश पुतिन से टकराने की हिम्मत दिखा पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में फिर से बहुत भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप को चेतावनी देकर के कई ठिकानों पर बमबारी की है और इजराइल के हमले के बाद कतर ने सबसे पहले चेतावनी दी है। लेकिन इस बीच ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से औपचारिक सहयोग समझौता ही तोड़ दिया है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच F-35 जंगी जेट की डील के बाद अब ईरान ने एटमी समझौता तोड़ा और अब ट्रंप के जंगी जेटों की डील ने ईरान की तरह ही इजराइल को भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। से लेबनान तक फिर भड़क उठी जंग की ज्वाला। दक्षिण लेबनान पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। सऊदी अरब से अमेरिका की F-35 डील पर भड़के नेतन्याहू। एक बार फिर इजराइल की वॉर मशीन ने जंग के उन शोलों को भड़का दिया है जो बीते कुछ दिन से चिंगारी बनकर सुलग रहे थे। ये उसी नए ट्रेलर की तस्वीरें हैं जिसे इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। एक स्ट्राइक और सब खत्म। ये स्याह धुएं का गुबार बता रहा है कि इजराइल के बदले की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। ये धुआं सिर्फ जली हुई इमारतों का नहीं है, ये उस आग का सबूत है जो अब गाजा की सीमाएं पार करके दक्षिण लेबनान तक पहुंच चुकी है। चीखते सायरन, भागते लोग और आसमान से बरसती मौत, ये वही इजराइल है जिसने चेतावनी दी थी कि अगर उसके दुश्मन चुप नहीं हुए तो फिर वो उन्हें चुप कर देगा। जेहौर, देर, कीफा, आयनाता, तैर फिल्सा, इन गांवों का नाम इजराइल ने सोशल मीडिया पर पहले ही डाल दिया था। ऐलान साफ था, इन्हें खाली कर दो, अगला नंबर
इन्हीं का है। और फिर वही हुआ, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक, जैसे किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक तैयार की गई लिस्ट पढ़कर हमला किया गया हो। दिन में भी धमाके हुए और रात को भी इजराइल के बारूद ने लेबनान की कई इमारतों को धराशायी कर दिया। दक्षिणी लेबनान के टायर से आई ये तस्वीरें गवाह है कि इजराइल किस तरह की तबाही पर आमादा है। خير ولاد بلدنا بخير وهذه والسلام عليكم. فاضي ما كنت بالبيت؟ لا كانت العائلة بقلبه وبعد التهديد ظهرنا من العائلة. تم الإخلاء. इजराइल कह रहा है कि ये हमला हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया देख रही है वो बताती है कि जंग का दायरा सिर्फ लड़ाकों तक सीमित नहीं रहा। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा सीमा पर तैयारियां कर रहा था, लेकिन लेबनान का कहना है कि वो पहले ही अमेरिका फ्रांस की बनाई शर्तों का पालन कर रहा है। सच जो भी हो, गोलाबारी बढ़ रही है, धुआं गहरा रहा है और खाड़ी से भूमध्य सागर तक तनाव की एक नई लहर पैदा हो चुकी है। इसे समझने के लिए सीरिया बॉर्डर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया में तैनात इजरायली सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन न सिर्फ रक्षात्मक है बल्कि आक्रामक रूप से भी अहम है और हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו, גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ועיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם. ואנחנו מאוד, ואני מאוד מאוד מעריך את לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה. אני רוצה להעביר לכם תודה, לא רק מממשלת ישראל, אלא גם מאזרחי ישראל, ממדינת ישראל. תודה רבה לכם. ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार इजराइल के साथ मिलकर सीरिया से रिश्ते सुधारने का काम कर रही है। इससे पहले सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा, जो कभी अल कायदा कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। उधर जंग की इस नई आग को F-35 लड़ाकू विमान की भी हवा लग चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही है कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की तरफ से जब से इस खबर को पुख्ता किया गया है, तब से यरूशलेम में हलचल तेज है। इजराइल की वायुसेना ने साफ कह दिया है कि ये डील उसके एयर सुपीरियरिटी को सीधे चुनौती देती है। इजराइल दुनिया को बता देना चाहता है कि आसमान में उसका दबदबा सिर्फ एक रणनीति नहीं, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का बेस है। दशकों से वही सबसे एडवांस्ड जेट उड़ा रहा है, वही सबसे तेज हमला करता है और वही तय करता है कि हवा में कौन कितना ताकतवर है। लेकिन सऊदी अरब को F-35 मिलने की संभावना ने अब नेतन्याहू की पावर सर्कल में अलार्म बजा दिया है। अगर रियाद के पास वही स्टेल्थ जेट आ गए जो आज सिर्फ इजराइल चला रहा है, तो सऊदी अरब के पास होने से मिडिल ईस्ट के आसमान का गणित बदल जाएगा। They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the best military equipment in the world.
अब असली सवाल यही है कि आखिर F-35 पर इतना हंगामा क्यों? क्यों इजराइल का सत्ता गलियारा इस एक डील से बेचैन हो उठा है? इसका जवाब F-35 की उस काबिलियत में छुपा हुआ है जो आज दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को मात देती है। F-35 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं, यह आसमान से गायब हो जाने वाला हथियार है। स्टेल्थ तकनीक इसका सबसे बड़ा कवच है। रडार इसे पकड़ नहीं पाते, मिसाइल इसे लॉक नहीं कर पाती और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि खतरा ठीक ऊपर मंडरा रहा है। यही वो क्षमता है जिसने मिडिल ईस्ट के आसमान में इजराइल को दशक भर से अदृश्य ताकत बनाकर रखा है। इजराइल के एयरबेस से उड़ने वाला हर F-35 असल में एक फ्लाइंग कंप्यूटर है। ये सिर्फ बम नहीं गिराता, ये दुश्मन की बातचीत सुन सकता है, कमांड सेंटर हैक कर सकता है और हजारों फीट ऊपर से युद्ध क्षेत्र को ऐसे स्कैन करता है जैसे किसी एक्सरे मशीन ने पूरी लड़ाई की तस्वीर सामने ला दी हो। अब सोचिए, अगर यही ताकत सऊदी अरब को मिल जाए, जिसे इजराइल अब तक अपने पूरे क्वालिटेटिव मिलिट्री एज का आधार मानता आया है, वही हथियार पड़ोस में भी पहुंच जाएगा। और यही बात नेतन्याहू सरकार को सबसे ज्यादा खटक रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह डील अब हवा में नहीं बल्कि जमीन पर उतरने के करीब है। और इजराइल का डर सिर्फ इतना ही नहीं है कि रियाद के पास नए जेट होंगे। डर इस बात का है कि F-35 की टेक्नोलॉजी का एक भी हिस्सा गलत हाथों में पहुंचा तो मिडिल ईस्ट का सामरिक संतुलन उसी समय उलट पलट जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चिंता भी यही है कि सऊदी और चीन की बढ़ती निकटता कहीं इस हाई एंड टेक्नोलॉजी को कमजोर न कर दे। अगर जेट का डेटा, सॉफ्टवेयर, सेंसर या स्टेल्थ कोड लीक हुआ तो F-35 की पूरी बढ़त खत्म हो जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान उसी देश को होगा जिसने इसे सबसे पहले अपनाया, यानी इजराइल। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब को मिलने वाला ये पैकेज सिर्फ 2 स्क्वाड्रन का नहीं बल्कि एक ऐसे सुरक्षा गठजोड़ का हिस्सा है जो ट्रंप प्रशासन खाड़ी देशों के साथ गढ़ना चाहता है। इजराइल को डर है कि कल को UAE, कतर या मिस्र भी इसी कतार में आ गए तो वो मिडिल ईस्ट में इजराइल सोलो पावर वाली अपनी रणनीति खो देगा। अब बात करें इजराइल की असली बेचैनी की, तो उनका कहना है कि अगर रियाद के पास F-35 आया तो वो सिर्फ बचाव के लिए नहीं रहेगा। सऊदी की निगाहें ईरान पर है और ईरान की निगाहें हर उस देश पर है जो उसे चुनौती देता है। यानी F-35 आकाश में या तो तेहरान, रियाद, यरूशलेम, इन तीनों की रणनीतियां नई रेखा से लिखनी पड़ेंगी।